हेलो बच्चों, दिस साइड रक्षित फ्रॉम लक्ष्य 360। आज हम वन स्टॉप का पहला वन शॉट कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो भी क्लास 10 साइंस का। चलो बच्चों बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। देखो, जब भी आपके है ना कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली है ना एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है। आप इसी को आप बोलते हो बच्चे केमिकल रिएक्शन। जैसे समझना, मान लीजिए बेटा आपके पास है ना कोई ए है और आपके पास बेटा कोई बी है। जब इन्हें आपने कंबाइन करा तो दोनों ने मिलकर बनाया बेटा ए बी। अब एक चीज समझना, देखो कौन चीज क्या क्या है, ढंग से समझना। अगर हम इनकी बात करें, आप इन्हें बोलते हो बेटा रिएक्टेंट, और जो हमारा बना है बेटा आप इसे बोलते हो प्रोडक्ट। ठीक है, अब चीजें समझना। अब एक चीज और, आपको जो एरो ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बेटा, ध्यान रखना, ये शो करेगा किस चीज को, डायरेक्शन को। वो भी किसकी, रिएक्शन की, कि आपकी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चल रही है या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चल रही है। ये रिप्रेजेंट कौन करता है बच्चे, आपका एरो। इतना समझ आया। अब देखिए आगे की चीजें। अब जो बच्चे प्रॉपर्टीज होती है ऑफ रिएक्टेंट की, हमेशा याद रखना वो बराबर नहीं होगी किसके, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट के। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल समझ लो, मान लीजिए आपके पास है ना हाइड्रोजन गैस है, ये कंबाइन हो रही है हमारी ऑक्सीजन गैस के साथ, और दोनों मिलकर बना रहे हैं बच्चे वाटर को। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो बेसिकली किस चीज के लिए यूज करते हो, एज अ फ्यूल के तौर पे। ठीक है, और फ्यूल को बढ़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑक्सीजन गैस। जबकि अगर हम बात करें वाटर की, तो बेटा वाटर आपकी है ना फ्यूल को है ना बर्न करने से बचाता है, यानी कि आपको आग बुझाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर। यानी कि इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, अलग अलग। तो ध्यान रखना बच्चे, हमेशा प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के बराबर नहीं होती। क्या आपको इतना क्लियर आउट हुआ? ठीक है, अब देखो आगे चीज बात करते हैं। अब बच्चे जानते हैं कि आप है ना किस तरीके से पहचानोगे कि कोई भी रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी कि आप किस तरीके से जानोगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। दैट रिएक्शन अकर और नॉट, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसी क्या चीजें होगी जिससे देख के आप बता सकते हो कि कोई भी रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। जैसे एग्जांपल देखना बेटा, पहला एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का रिलीज होना। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो मान लीजिए बेटा आपके पास है ना कोई भी मेटल है सोडियम, और आपने कोई भी एसिड लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे HCl। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा तो फॉर्मेशन करके देंगे किस चीज की, एक सॉल्ट बनेगा यानी कि NaCl, और साथ में क्या बनेगा बेटा, आपकी हाइड्रोजन गैस। और जब भी रिएक्शन से आपकी गैस निकलेगी तो आप क्या बोलोगे कि रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे सेकंड, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर मान लीजिए हमारी रिएक्शन के टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तब भी आप क्या बोलोगे कि रिएक्शन आपकी हो रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, या फिर आपकी बेटा एंडोथर्मिक हो गई। तो सब किसके एग्जांपल है बेटा, आपके चेंज इन टेम्परेचर के। या फिर एक और, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ PPT। ठीक है बेटा, अब ये PPT का मतलब क्या होता है, PPT का मतलब होता है बच्चे आपके कुछ अनडिजोल्व पार्टिकल्स। ठीक है, जब भी किसी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन में, बेसिकली कोई एक ऐसी चीज बने जो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो आप उसे बोलते हो बच्चे प्रेसिपिटेट। क्या इतना समझ आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बेटा आपके पास है बेरियम क्लोराइड, ये रिएक्ट कर रहा है बेटा H2SO4 के साथ। अगर ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनेगा बेटा, यहां पे हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4, और साथ में बनेगा बेटा आपका NaCl। ठीक है बच्चे, अब जो ये आपका BaSO4 बना है, समझाओ, जो ये हमारा BaSO4 बना है तो बेटा ये आपका क्या होगा, PPT, और यही आपको सॉल्यूशन के ऊपर है ना फ्लोट करता हुआ दिखेगा। क्या इतना समझ आया? ठीक है, अब देखो आगे चौथा,
अब बात करते हैं आगे की चीजें, यानी कि चेंज इन स्टेट। अगर मान लीजिए हमारी रिएक्शन में कभी भी हमारे प्रोडक्ट की स्टेट चेंज हो रही है, तब भी आप क्या बोलोगे, रिएक्शन हो रही है। जैसे बेटा एग्जांपल के तौर पे आपके पास मान लीजिए बेटा हाइड्रोजन गैस, ये कंबाइन करिए ऑक्सीजन गैस के साथ, और इन्होंने फॉर्मेशन करके दी वाटर की। और आपको पता है बेटा वाटर किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म। यानी कि आपके प्रोडक्ट की जो स्टेट है वो अलग है एज कंपेयर टू हमारे रिएक्टेंट से। यानी कि कौन से टाइप का एग्जांपल होगा, चेंज इन स्टेट का। क्या इतना है, अगला बेटा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, मान लीजिए आपका है ना कोई भी रिएक्टेंट है जिसका कलर समथिंग कुछ भी है, अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में कुछ अलग कलर बना, यानी कि आप क्या बोलोगे कि रिएक्शन हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बेटा आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कि हमारी नॉन मेटल के ऑक्साइड ज्यादातर एसिडिक होते हैं नेचर में। अगर बेटा हम इसे रिएक्ट करा दें किसके साथ, डाइक्रोमेट के साथ, यानी कि K2Cr2O7 के साथ, तो बेटा आपको जो K2Cr2O7 है इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो एक इसका एग्जांपल होगा चेंज इन कलर। तो आपके पास 5 मेथड होते हैं किसी भी रिएक्शन को पता करने के कि वो रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं। क्या इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हमारी कितने टाइप की रिएक्शन होती है, बात करेंगे बच्चे इनकी। जैसे सबसे पहले हमारी आपको पता है, अगर मान लीजिए हमारे नंबर ऑफ एटम सेम ना हो, कभी भी आपके नंबर ऑफ एटम सेम ना हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उस टाइप पे आपकी 2 टाइप की रिएक्शन आएगी। एक आएगी बच्चे आपकी बैलेंस, और बेटा एक आपकी आएगी अनबैलेंस टाइप की। ठीक है बच्चे, और कमेंट में ये जरूर बताना कि अनबैलेंस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक आपकी बैलेंस टाइप की और एक आपकी बेटा अनबैलेंस टाइप की। अब देखो दूसरा टाइप किसके बेसिस पे बेटा, टेम्परेचर के बेसिस पे। अब टेम्परेचर के बेसिस पे हमारी 2 तरीके की होती है, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। याद रखना बच्चे, पहली कौन सी होगी आपकी, एक आपकी हो गई बेटा एंडोथर्मिक, और एक बेटा कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक। आए समझ में? अब देखो आगे टाइप की, क्या हमारी और टाइप की रिएक्शन होती है? हाँ बेटा होती है। जैसे आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, अगली डीकंपोजिशन हो गई, और कौन सी हो सकती है, जैसे बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको मेटल नॉन मेटल से ही पढ़ना है, इतना ध्यान रख के चलना। अब आगे चीजें, एक होती है बेटा आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या और कोई होती है? हाँ जी, एक होती है बेटा आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चे, एक आपकी होती है कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन, और कोई सी भी होती है, हाँ जी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको एटलीस्ट इतने टाइप की रिएक्शन पढ़नी ही पड़ेगी। अब याद रखना, देखो जरूरी नहीं आपको सारी पढ़नी है, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपके डायरेक्ट बोर्ड में आएगी। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आइए बात करते हैं बेटा पहले टाइप की रिएक्शंस की। जैसे हम बात करते हैं बेटा आपकी बैलेंस टाइप की रिएक्शन। अब देखो बैलेंस रिएक्शन आप किस तरीके से जस्टिफाई करोगे। जैसे बेटा एक एग्जांपल समझना, मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन गैस है और सेकंड आपके पास ऑक्सीजन गैस है, दोनों ने कंबाइन करा और फॉर्मेशन करके दी बेटा वाटर की। ठीक है, अब बैलेंस रिएक्शन होती क्या है बेटा? बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। ये क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि अगर आपके जो रिएक्टेंट का मोलर मास होगा, अगर वो प्रोडक्ट के मोलर मास के इक्वल आ जाता है तो आप बोलोगे बेटा ये रिएक्शन बैलेंस है। समझ नहीं आया? देखो ढंग से, अगर मैं बात करूं बेटा हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का मास कितना है आपका? 2 ग्राम। अब ये 2 ग्राम कैसा है? आपको पता है बेटा हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1। एटम टोटल कितने हैं? 2। तो टोटल कितना है? 2 ग्राम।
अगर मैं बात करूं बेटा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हैं आपके? 2, एक का क्या होता है बेटा 16, टोटल कितना होगा 32 ग्राम। अगर हम वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2, तो 2 गुना हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है बेटा 1, तो 1 इंटू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है बेटा 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, तो 2 प्लस 16 कितना आया बेटा 18 ग्राम। और यहाँ पे टोटल कितना आएगा बच्चे आपका, अगर हम बात करें तो 34 ग्राम। क्या ये आपस में इक्वल है? क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं। यानी कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी? अनबैलेंस टाइप की। समझ आया? अब बैलेंस किस तरीके से करें, बात तो ये है। अब देखो ढंग समझ रहा हूं, अगर कभी भी आपको अनबैलेंस से बैलेंस में कन्वर्ट करना है तो आपको है ना नंबर ऑफ रिएक्टेंट के जो एटम है वही आपको प्रोडक्ट के एटम के इक्वल करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है तो आप बोलोगे रिएक्शन हमारी बैलेंस हुई है। अब देखो आगे कैसे, अगर मैं बेटा यहां पे बात करूं हाइड्रोजन 2 है और यहां पे भी हाइड्रोजन कितने बेटा 2, बट अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं आपकी लेफ्ट साइड पे तो 2 है बट राइट साइड पे 1 है। यानी कि अगर बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब एक चीज समझना बेटा, अगर आप समझ लो, अगर आप कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि अगर आप कभी भी आगे लिख रहे हो या बेटा अगर कभी आपने ऐसे करा तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। यहां पे अगर नीचे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है इसका मतलब होता है कि आपने केवल इस एटम से ही मल्टीप्लाई करा है, बट अगर कभी आप पहले लिखते हो इसका मतलब है आपने पूरे मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर रखा है। समझ आया? चलिए अब देखो, यानी कि अगर हम बात करूं ऑक्सीजन तो मेरे बेटा बैलेंस हो गए क्योंकि 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, बट अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं बेटा टोटल कितने हो गए यहाँ पे 4, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके हाइड्रोजन पे कितने हो जाएंगे 4। अब चेक करते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस हुई है या नहीं। अब देखना, अगर मैं बात करूं टोटल हाइड्रोजन के एटम कितने हैं बेटा 4, तो 4 इंटू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के कितने बेटा 2, तो 2 इंटू ऑक्सीजन। ये बराबर किसके होगी 2 ब्रैकेट में 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है बेटा 4, तो 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये बराबर होगा 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, ठीक है। अब देखिए 4 प्लस 6 इंटू 32, ये बराबर किसके होगा 2 ब्रैकेट में 18, ठीक है। और 32 प्लस 4 कितना होता है बेटा 36 ग्राम, और 8 इंटू 36, यानी कि दोनों का मास क्या है बेटा सेम, आपके रिएक्टेंट का भी और आपके प्रोडक्ट का भी। यानी कि अब ये रिएक्शन कौन सी होगी आपकी बैलेंस टाइप। क्या आपको क्लियर है? क्या आपको क्लियर आउट हुआ? हमेशा ध्यान रखना, अगर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है वो रिएक्शन कौन सी होती है बैलेंस। तो याद रखना बेटा आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या होगा बच्चे फॉलो। अगर फॉलो नहीं हुआ तो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी बेटा अनबैलेंस टाइप की। याद रखना बच्चे, यानी कि ये कौन सी टाइप की होगी आपकी अनबैलेंस टाइप की। क्या आपको समझ आया बैलेंस और अनबैलेंस? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बेटा ये रिएक्शन तो पढ़ी रखी होगी, CO2 वाटर क्या बना के देगा बेटा C6H12O6 प्लस साथ में क्या निकालोगे बेटा ऑक्सीजन, साथ में क्या निकालोगे बेटा वाटर, ठीक है बच्चे। किसकी प्रेजेंस में? आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है बच्चे। और कहां पे? क्लोरोफिल में, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है और कमेंट में बतानी है कि बेटा आपने क्या, और बेटा आपको कमेंट में बताना है इस रिएक्शन को बैलेंस करके कि आपसे हुई या नहीं हुई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं बच्चे अगले टाइप की। अब अगला टाइप कौन सा है? जैसे अब बात करेंगे बेटा हम एंडोथर्मिक की और एक्सोथर्मिक की, ठीक है। याद रख के चलना बेटा, बड़े काम की रिएक्शन है। अब देखो, अब एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है। अब देखो ढंग से समझना बेटा, अगर मैं बात करूं एंडो, तो आपको एंडो से याद रखना है कि एंडो का मतलब होता है बेटा एब्जॉर्ब, ठीक है बच्चे। और जब भी वर्ड आया एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है बेटा रिलीज, ठीक है।
और जब भी वर्ड आता है बेटा थर्मिक, थर्मिक का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आपकी हीट का क्या होता है बेटा? रिलीज होती है। लेकिन अगर आप एंडोथर्मिक की बात करें, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट को देना पड़ेगा, ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ आया? यानी कि एक दूसरे की एंटागोनिस्टिक रिएक्शन होती है, एक में आपको हीट देनी है और एक से हीट रिलीज होगी। अब एग्जांपल समझना बेटा, मान लीजिए अगर हम बात करें एंडोथर्मिक के लिए, तो एंडोथर्मिक में हीट देनी है तो कौन से टाइप की होगी भाई ये? अब ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें आपको हीट देनी पड़ेगी? जैसे जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उनमें आपको कोई ना कोई हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपको सनलाइट देनी पड़ती है। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेटा वो किसका एग्जाम्पल होगी? आपकी एंडोथर्मिक का। या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा आपकी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, और याद ना बच्चे, ये काफी फेवरेट क्वेश्चन होता है बोर्ड का, आपसे पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में आप सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हो, तो यानी कि कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी बेटा? आपकी एंडोथर्मिक की। अगर आप एक्सोथर्मिक की बात करें तो बेटा इसी का अपोजिट एग्जांपल पकड़ लीजिए, यानी कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेटा आपका कौन से टाइप का हो जाएगा? एक्सोथर्मिक का, क्योंकि जब आप ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हो तो बेटा आपकी हीट भी निकलती है। तो ध्यान रखना बेटा, रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक का। और फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल है बेटा? एंडोथर्मिक का। क्या आपको दोनों रिएक्शन समझ आई? ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं अगली रिएक्शन की। अब रिएक्शन की बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? जब आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और फॉर्मेशन करें सिंगल प्रोडक्ट की, आप उसे बोलते हो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल से समझना, मान लीजिए बेटा आपके पास है कार्बन, आपने इसे कंबाइन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो बेटा किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब यहां पे हमने करा क्या है? आपने दो रिएक्टेंट लिए और दोनों से एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो यानी कि कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन की। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास है ना नाइट्रोजन गैस है, साथ में बेटा आपके पास मान लीजिए हाइड्रोजन गैस। जब भी दो चीज मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे तो आप उसे क्या बोलोगे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब बेटा आपकी नाइट्रोजन कंबाइन करे हाइड्रोजन के साथ तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी? NH3 की। क्या समझ आया तेरा? तो यानी कि किसके एग्जांपल में बेटा? ये आपके कॉम्बिनेशन के। ठीक है। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। अब अगली रिएक्शन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होता है बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी वर्ड आया डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन होना। जैसे हमने अवर एनवायरनमेंट में अगर आपने बेटा पढ़ा होगा तो वहां पे भी आता है डिकम्पोजर्स, यानी कि ब्रेक डाउन करने वाले। तो ऐसे बच्चे जब भी वर्ड आया डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि इस रिएक्शन में क्या होगा? आप किसी ना किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करोगे। किस चीज का यूज करके? वाया यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। अब वो एक्सटर्नल एजेंट आपकी लाइट भी हो सकती है, आपकी सनलाइट भी हो सकती है और इवन आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। क्या आपको समझ आया? यानी कि आप इसमें ब्रेक डाउन करोगे किसी भी सिंगल चीज का। तो बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका क्या होगा? ब्रेक डाउन। वो भी किसका? ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूजिंग एक्सटर्नल एजेंट्स। ठीक है बच्चे, ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हो बेटा क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, एक्सटर्नल एजेंट के बेसिस पे हमारी डिकम्पोजिशन होती है 3 तरीके की। जैसे बेटा अगर हम बात करें पहली वाली, जिसका नाम होता है बेटा फोटोलिसिस, फोटोलाइसिस। और बेटा याद रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में आपने एक डायग्राम देखा होगा जिसमें आपकी है ना एक चाइना डिश है और वो विंडो के सामने हमने ना सनलाइट पे रखी हुई है। उस डायग्राम के नीचे याद रखना बेटा जो लाइन लिखी हुई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बेटा आपकी होती है कौन सी? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बच्चे। और एक लास्ट आपकी होती है बेटा कौन सी? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। अब ये फोटो का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, जब भी वर्ड आया फोटो, यानी कि रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। याद रखना बेटा, अकर
इन प्रेजेंस ऑफ, अकर इन प्रेजेंस ऑफ किसके बेटा, सनलाइट। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रोलाइसिस किसके प्रेजेंस में होगी, अकर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि अगर मैं बात करूं बच्चे थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि ये किसकी प्रेजेंस में होगी, अकर इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ किसके बेटा, हीट। समझ आया, ध्यान रखना बेटा। एक आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई, एक आपकी कौन सी होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन, और एक बेटा आपकी कौन सी होगी, फोटोलिसिस। अब एग्जांपल समझना, अगर बेटा हम बात करें फोटोलिसिस के एग्जांपल के लिए, ठीक है बेटा, तो आपके पास होगा AgCl, या मैं बोल दूं बेटा AgBr। दोनों ही एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा आपने एक्स्ट्रा एजेंट लिया है बेटा सनलाइट, आपने क्या लिया बेटा, सनलाइट, तो सनलाइट करती क्या है, तो बेटा ये नॉन मेटल को अलग करेगी और मेटल को अलग कर देगी, जिसकी वजह से आपका सिल्वर मेटल बाहर निकलेगा और साथ में क्या निकलेगी बेटा, आपकी क्लोरीन गैस। याद रखना बच्चे, देखो आपकी जो रिएक्शन है वो आपको ही बैलेंस करनी है, याद रख के चलेगा। हमेशा बोर्ड में आपको रिएक्शन बैलेंस जरूर करके लिखनी है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे बेटा आपके, याद रखना, ठीक है। अगर हम AgBr की बात करें तो यहां पे भी पहले क्या आएगा बेटा, आपका सिल्वर आएगा, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा, आपकी ब्रोमीन गैस। याद रख के चला बेटा, क्या समझ आया, समझ आया बेटा। अब एक चीज समझना, NCERT बोलती है कि जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, हमें है ना वो डार्क कलर की बोतल में ना स्टोर करके रखना पड़ता है, अगर हम कहीं भी से है ना बाहर लेके जा रहे हैं। अगर मान लीजिए हम डार्क कलर की बोतल में ना रखें तो सनलाइट गिरेगी, तो वहीं पे आपका सिल्वर ब्रोमाइड किसमें टूट जाएगा बेटा, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। इसलिए हम हमेशा AgBr को स्टोर करके रखते हैं बेटा, किसमें, डार्क कलर की बोतल में। याद रख के चलना बेटा, आप सिल्वर ब्रोमाइड को स्टोर करोगे किसमें, इन डार्क कलर बोतल, डार्क कलर बोतल। और बेटा याद ना, ये तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन है, बोल मत जाना, समझ आया। अब बात करते हैं बेटा अगली, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां तो बच्चे फैल ही जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करवाएं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए बेटा आपके पास है वाटर, आपने बेसिकली पास करा इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होगा, देखो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे बेटा, याद रखना आपकी दोनों गैस अलग अलग हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में क्या निकलेगी बेटा, आपकी ऑक्सीजन गैस। याद रख के चलना, ठीक है। अगर देखो मैं इस रिएक्शन को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि मैं इस रिएक्शन को एसिड बेस में बताऊंगा जब मैं ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा, याद रखना। तो बेटा अगर आप वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या मिलेगी बेटा, आपकी ऑक्सीजन गैस। समझ आया बेटा आपको, जल्दी बताइए, ठीक है। अब बात करें अगली, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन की। अब थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी कराओगे, जैसे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका लेड नाइट्रेट, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस। याद रखना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये बैलेंसिंग पूछेंगे आपसे, याद रख लेना, बोर्ड में कई बार आई हुई है। अगर बेटा मान लीजिए आपने यहाँ पे यूज करा हीट, और याद रखना बेटा एक चीज और, हीट का सिंबल ये भी होता है, अगर ये भी लिख दिया इसका मतलब हीट है, ठीक है। अब देखो नाइट्रेट को आप किस तरीके से तोड़ोगे, याद रखना बेटा, चाहे आपके पास कार्बोनेट हो चाहे नाइट्रेट हो, पहले एक ऑक्साइड बनाना। ध्यान रखना पहले आपको क्या बनाना बेटा, एक ऑक्साइड, किसका, मेटल का। तो सबसे पहले मेटल की बात करूं तो वो कौन है, लेड। तो लेड का पहले एक ऑक्साइड बनाओ, यानी कि PbO, ठीक है बच्चे। एक उसका ऑक्साइड निकाल लीजिए नॉन मेटल का। अब नॉन मेटल कौन है आपके पास, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकाल दीजिए, और बचा क्या इन लास्ट आपका, क्या बचा बेटा, ऑक्सीजन गैस निकाल दो, हो गया लो थर्मल डिकम्पोजिशन। समझा, एक एग्जांपल और समझो भाई, याद रख लेना बहुत काम की चीज़ है। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास हो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है बेटा, याद रखना बेटा, लाइमस्टोन, ठीक है, ये कॉमन नेम याद रखना आपको। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करूं हीट की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, देखो जैसे आपने नाइट्रेट को तोड़ा था, एक मेटल के ऑक्साइड, एक नॉन मेटल के ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज डालना, अगर कार्बोनेट है तो एक मेटल का ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड, समझ आया। यानी कि बेटा अगर आप कार्बोनेट को तोड़ रहे हो तो एक तो आप निकालोगे मेटल का ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में आप निकालोगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इतना समझ आया। अब बेटा
कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है बेटा? हम इसे बोलते हैं क्विक लाइन। याद रखना बेटा, आप इसे बोलते हैं क्विक लाइन। समझ आया? कोई इश्यूज है क्या? आपको पूरी डीकंपोजिशन रिएक्शन पूरी क्लियर आउट हुई? ठीक है, आइए बात करते हैं बच्चे अगली रिएक्शंस की। अब देखो, अब बेटा हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक चीज समझना, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको हमेशा मेटल नॉन मेटल में ही पढ़नी है, क्योंकि वहां पे बेटा आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कोई भी मेटल कितना रिएक्टिव है। ठीक है, तो वहीं पे ही आपको क्या पढ़ना है बेटा? आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले चैप्टर में नहीं पढ़नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या, जैसे एग्जांपल से बोलना, मान लीजिए आपने है ना एक सोडियम सॉलिड लिया, आपने बेटा मान लीजिए सोडियम लिया मेटल, और हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं मान लीजिए HCl से, कोई भी आपने एसिड लिया। अब क्या होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डिस्प्लेस करना, साइड में रख देना या हटा देना। ठीक है बच्चे, तो जब भी आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करे, किससे? उसके सॉल्ट से या उसके कंपाउंड से, और अपने सॉल्ट की फॉर्मेशन करके दे, आप इसे बोलते हो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंपल में क्या बोलना है? मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को, इसी को आप क्या बोलते हो बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, हमने क्या बोला था कि सोडियम रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो बेटा जो सोडियम है वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बेटा क्या है? लेस रिएक्टिव। तो होगा क्या? जो मोर रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस करेगा किस चीज को? लेस रिएक्टिव को, और फॉर्मेशन करेगा किस चीज की? अपने कंपाउंड की। यानी कि बेटा सोडियम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और अपना कंपाउंड बनाएगा। यानी कि बेटा यहां पे बनेगा NaCl, और साथ में क्या निकलेगी बेटा? आपकी हाइड्रोजन गैस। और कमेंट में बताना कौन सा टेस्ट आप यूज करते हो हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ाते हैं बेटा। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हुई? क्या आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हुई? चलो अब देखो आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे अगली रिएक्शन की, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? देखो एग्जांपल से समझना। मान लीजिए बेटा आपने यहां पे लिया है BaCl2, और हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं बेटा Na2SO4 के साथ। समझना, आपने लिया है बेटा BaCl2 और दूसरा क्या आपके पास Na2SO4। तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट में करते क्या है? देखो बेटा हमने क्या क्या लिया? हमने BaCl2 लिया और साथ में क्या लिया बेटा? Na2SO4। अब हमें पता है बेटा जो हमारा सल्फेट है ये नेगेटिव पार्ट वाला होता है, और जो सोडियम है बेटा ये कौन सा पार्ट होता है? पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे भी, तो जितने भी नॉन मेटल है वो सारे के सारे नेगेटिव वाले, और जो मेटल है वो बेटा वो पॉजिटिव वाले। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या कराना है? आपको है ना आयंस का क्रॉस एक्सचेंज कराना है। जैसे इस पॉजिटिव वाले को आपको इस नेगेटिव के साथ कंबाइन कराना है, और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ कंबाइन कराना है। तो बेटा आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? अब देखो ढंग से समझना। यानी कि हमारा बनेगा बेटा BaSO4, यानी कि बेटा ये नेगेटिव किससे कंबाइन हुआ है? इस पॉजिटिव के साथ, और ये पॉजिटिव इसके साथ, यानी कि फॉर्मेशन होगी साथ में NaCl की। ठीक है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट में आप क्या कराते हो? आप है ना दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज कराते हो, और जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो वहीं से ही आपके दो नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। आप उसी को बोलते हो बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि हमने करा क्या था? हमने इन दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज करा है और दो नए प्रोडक्ट बनाए हैं, और इन्हीं को आप क्या बोलते हो बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हमेशा एक चीज बटे गौर करके सुनना, बोर्ड के अंदर अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो तो बेटा उसके नीचे उसका नाम और उसकी स्टेट साथ में बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फ्री के नंबर जाएंगे। इतना बुद्धि में सेट रखना। अब बात करते हैं बेटा अगली रिएक्शन की। क्या आपको डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुई? ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन, अब रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? ठीक है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है कि भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ करा दो। ठीक है बच्चे, तो रिडॉक्स को पढ़ने से पहले हमें ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होना चाहिए होता क्या है बेटा। अब समझना ढंग से। पहले हम बात करते हैं बच्चे ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन, सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपाउंड में बेटा आप ऐड कर दो किस चीज को? ऑक्सीजन को, तो आप उसे क्या बोलोगे बेटा? ऑक्सीडेशन। या फिर अगर आप बेटा रिमूवल कर दो, वो भी किस चीज का बेटा? हाइड्रोजन का, तो भी आप इसे क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन।
ठीक है, देखो इतना हर कोई बता देगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है बेटा, अगर आप कभी भी लॉस कर रहे हो किस चीज का बेटा, इलेक्ट्रॉन का, तो भी आप इसे क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। या फिर बेटा आप कभी भी गेन कर रहे हो किस चीज का बेटा, प्रोटॉन का, तब भी आप उसे क्या बोलोगे बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या है, समझ आया? ठीक है। या फिर कभी भी आपको इन आयंस का नंबर या फिर बढ़ते या फिर घटते हुए दिखे, जैसे मान लीजिए बच्चे यहाँ पे एक पॉजिटिव है, अगर 2 पॉजिटिव हुआ इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है, तब भी आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ आया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या बोला, अगर कभी भी आप ऑक्सीजन का ऐड कराओगे तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, या फिर कभी भी आप हाइड्रोजन को हटाओगे तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, या बेटा आप कभी इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाओगे, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है याद ना, ठीक है, या फिर बेटा आप गेन करवाओगे प्रोटॉन का, तो भी आप इसे क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चे। और जब भी आप देखो एक चीज हमेशा याद रख के चलना बेटा, कि जब भी आप लॉस करवाओगे इलेक्ट्रॉन का, हमेशा चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्या आपका ऑक्सीडेशन क्लियर आउट हुआ? ठीक है। अब देखो आगे चीजें, एक वर्ड होता है बेटा रिडक्शन। अब ये रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो रिडक्शन बेटा सिंपल है, ऑक्सीडेशन का उल्टा कर दो। जैसे यहां पे आपने लिखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बेटा कर दो रिमूवल। अगर मैं रिमूवल करा दूं बेटा ऑक्सीजन का, तो आप क्या बोलोगे, रिडक्शन हुआ है। या बेटा अगर मैं बोल दूं आपने एडिशन करवाया है हाइड्रोजन का, तो भी आप क्या बोलोगे बेटा, रिडक्शन हुआ है। या फिर बेटा आप कभी गेन करो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो आप उसे क्या बोलोगे बेटा, रिडक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर बच्चे आप कभी लॉस करो ऑफ किस चीज का बेटा, प्रोटॉन का, तो भी आप इसे क्या बोलोगे, रिडक्शन। क्या समझ आया आपको? क्या आपको इतना समझ आया? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन की। जैसे एग्जांपल समझना, मान लीजिए बेटा आपके पास कोई भी सोडियम का एटम है और आपके पास मान लीजिए क्लोरीन गैस है, आप इन्हें कंबाइन करोगे और फॉर्मेशन करके दोगे NaCl की। कितना सभी को पता है, आपने क्या करा, एक सोडियम को कंबाइन करा है क्लोरीन के साथ और फॉर्मेशन क्या करके दी है बेटा आपकी, सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, अब देखो ढंग समझना, अगर हम बात करें मेटल की, तो आपको पता है बेटा मेटल वो होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन का लूज करते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो देखना सोडियम बेटा क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और फॉर्मेशन करके देगा बेटा किस चीज की, Na पॉजिटिव की। ये स्टेप कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन। समझ रहा है, ये स्टेप कौन सा हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा Cl क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करता है बेटा, ये इसी सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फॉर्मेशन करके देगा Cl नेगेटिव की। ठीक है बच्चे, अब एक चीज सुनो, अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, आप उसे बोलते हैं बेटा मेटल। अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आप उसे बोलते हैं मेटल। अगर कोई भी सब्सटेंस गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, तो आप उसे क्या बोलोगे बेटा, नॉन मेटल। समझ आया? अब देखिए, अब एक काम करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि क्लोरीन आपके 2 है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई मारूं तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आपके 2 Cl नेगेटिव बनेंगे, तो यहाँ पे भी रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, अब एक काम करो, दोनों को कंबाइन करके लिखो। हमेशा याद है, जब आप एक कंबाइन रिएक्शन बनाते हो तो कभी भी इलेक्ट्रॉन का है ना रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अगर मैं बात करूं 2 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो आप बोलोगे बेटा आपने 2 सोडियम लिए और 2 क्लोरीन के एटम लिए, दोनों से फॉर्मेशन आपने क्या बनाया बेटा, 2 Na पॉजिटिव और साथ में क्या निकला बेटा, 2 Cl नेगेटिव। बट हमारा प्रोडक्ट में तो NaCl बना था। अब आपको पता है बेटा एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कि एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड की फॉर्मेशन करके देता है बेटा, जिसे आप बोलते हो कॉमन सॉल्ट या फिर NaCl। समझ रहा है? अब यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ, आप देखो समझना बेटा, देखो सोडियम से आपने Na पॉजिटिव बनाया, ये स्टेप कौन सा हुआ बच्चे, ऑक्सीडेशन। भाई ये ऑक्सीडेशन कैसे हो गया, अरे अभी तो बोला इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना मतलब ऑक्सीडेशन। और ये नीचे वाला कौन सा होगा बेटा, रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे हुआ, अरे बेटा आप इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी आपको एक सिंगल रिएक्शन में कंबाइन दिखे या टुगेदर दिखते हैं, एक साथ दिखते हैं, तो आप उसे बोलते हो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। समझ रहा है? यानी कि ये रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, रिडॉक्स टाइप की। और देख के पता नहीं लग रहा था बेटा कि रिडॉक्स है नहीं है। समझ आया? तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो, एक साथ हो, यानी कि अकर टुगेदर।
अब ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर आउट हुआ? मेरे को बताओ, ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ, रिडक्शन क्लियर हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर हुआ। अब यहीं से एक चीज और याद रख के चलना बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ओह नहीं, एग्जाम्पल नहीं भाई, एग्जाम्पल नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ये क्या चीज है भाई, ये क्या नया बवाल आ गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले चैप्टर में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे ही नहीं रखा बेटा। अगर याद हो, मेटल नॉन मेटल में आपको बोल रखा है HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चे? अब ढंग से बनना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? देखो, ये बेटा ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना तो क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन करते हैं, और दूसरों का क्या कर देते हैं बेटा, रिडक्शन कर देते हैं। क्या हमने सही बोला बेटा? बिल्कुल नहीं। देखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके वो एजेंट होते हैं जो हमेशा दूसरों का भला करते हैं, यानी कि दूसरों का ऑक्सीडेशन करेंगे, खुद का क्या कर देते हैं बेटा, रिडक्शन। ठीक है? तो याद रखना बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद का क्या करे, ओन का क्या करे, रिडक्शन, और बेटा अदर का क्या करे, ऑक्सीडेशन। आपसे बोलते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है? अब एग्जाम्पल कैसे पहचानेंगे, देख के तो पता ही नहीं लग रहा। ओहो, अब बेटा देखो रिएक्शन ढंग से करना, इसलिए तो रिएक्शन लिखी है ताकि आप फैल होना। अब भाई देखो, मैंने बोला क्या, खुद का रिडक्शन करें। क्लोरीन क्या करता है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन खुद लेता है। भाई क्लोरीन क्या करता है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन खुद लेगा, यानी कि अपना क्या करा है, रिडक्शन। बट सोडियम के इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन खींचा है, सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यानी कि बेटा आपका जो नॉन मेटल है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो याद रख लेना बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल सबसे पहले आप क्या बोलोगे बेटा, नॉन मेटल। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं ज्यादातर वो कौन होते हैं बेटा, आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा? या फिर और एग्जांपल ले लो, एनसीईआरटी ने तो बतेरे दे रखे हैं। जैसे बेटा आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। देखो आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये दूसरों को ऑक्सीजन दे देते हैं, यानी कि दूसरों को क्या करा दिया बेटा, ऑक्सीडेशन। और जब हमारे से ऑक्सीजन गया, यानी कि रिडक्शन। ठीक है? चल, या फिर और एग्जांपल ले लो बेटा, आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर बेटा और ले लो K2Cr2O7। ओ भैया नाम खतरनाक आ गया बेटा, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है? और एक और ले लो KMnO4, इसका नाम होता है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। तो जहां भी आपको ये सारे दिखे, यानी कि सबके सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका काम क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीजन देना और अपनी ऑक्सीजन छोड़ देना, यानी कि दूसरों का ऑक्सीडेशन कराना और अपना रिडक्शन। क्या आपको ऑक्सीडाइजिंग क्लियर हुआ? अब इसी का उल्टा कर दो, आपका रिड्यूसिंग एजेंट दिया। ठीक है? जैसे समझना, एग्जांपल देखो, आओ देखो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग का उल्टा, यानी कि खुद का क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग में क्या होता है बेटा, खुद का, और का क्या करे, खुद का क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन, और दूसरों का क्या करेगा बेटा, ये रिडक्शन। ठीक है? जैसे समझ रहा। अगर हम बात करें बेटा मेटल की, तो मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करने को आप क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। यानी कि मेटल खुद का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, गेन करता है। समझ रहा है? यानी कि जो नॉन मेटल है, दूसरों का तो रिडक्शन करा है और खुद का ऑक्सीडेशन। यानी कि बेटा जितने भी आपके नॉन मेटल है बेटा, सॉरी, जितने भी आपके मेटल्स हैं, सबके सब किसका एग्जाम्पल है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट के। याद रखना, क्योंकि नॉन मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देता है। ठीक है बच्चे? जब अपने से इलेक्ट्रॉन लूज करा, यानी कि ऑक्सीडेशन, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, आपसे क्या बोलोगे, रिडक्शन। क्या समझ आया आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट? क्लियर आउट हो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? याद है बेटा, खुद का ऑक्सीडेशन करे तो बेटा रिड्यूसिंग, खुद का रिडक्शन करे तो ऑक्सीडाइजिंग। समझ आया? चले आओ बच्चे बात करते हैं लास्ट रिएक्शन की। देखो एक चीज समझना, मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना एसिड बेस में ही है ना बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपको है ना इस चीज के जानने के लिए है ना आपको एटलीस्ट एसिड और बेस की है ना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बेटा? तो हम ये है ना सेकंड चैप्टर में कवर अप करेंगे। और जो बेटा रेंसिडिटी है और जो कोरोजन है बेटा, उनसे है ना मेटल एंड नॉन मेटल में कवर अप करेंगे। ठीक है? अब बात करते हैं बेटा लास्ट रिएक्शन की, यानी कि प्रेसिपिटेशन। अब ये प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? देखो जैसे आपने बच्चे मिल्क के ऊपर देखा होगा ना, हमारी है ना एक लेयर बन जाती है थिक सी फैट की। ठीक है बच्चे? जिसे आप मलाई बोलते हो।
तो वो है क्या, क्या वो दूध के अंदर मिक्स हो रही है? नहीं। तो क्योंकि वो बेटा आपका क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो आप उसी को बोलते हैं बेटा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल ना हो, आप उसी सब्सटेंस को बोलते हो बच्चा प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके अनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो, आप उसे बोलते हो बच्चे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या इतना समझ आया? यानी कि मैंने क्या बोला भैया, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसी रिएक्शन, यानी कि दैट रिएक्शन इन विच अनसॉल्युबल यानी कि ऐसी रिएक्शन, यानी कि दैट रिएक्शन बेटा इन विच एन अनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म या इज फॉर्म्ड। और एक चीज सुनो बच्चे, हमेशा कभी भी आप है ना साइंटिफिक लैंग्वेज को आप लिखोगे तो हमेशा है ना इसके साथ ईडी जरूर लगाना, ये थोड़ा इंप्रेशन के लिए होता है। तो यानी कि बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें आपका कुछ अनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो, आप उसी को बोलते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन। जैसे एग्जांपल समझना। अब ये भाई क्या सीन है, देखो ढंग से। मान लीजिए बेटा आपके पास है बेरियम क्लोराइड, ये तो फिर एक सेम एग्जांपल आ गया बेटा, याद रखना बार बार एक एग्जांपल को रिपीट करो, जरूरी नहीं है वहां पे शो ऑफ करना आपको। एक सिंपल सा एग्जांपल लो और उसी को एक्सप्लेन कर दो, आपके नंबर उतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपने कोई बेरियम क्लोराइड लिया और साथ में बेटा आपने मान लीजिए लिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अगर हम इन्हें कंबाइन कराएं, तो ये तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का एग्जांपल भी लग रहा है। देखो जैसे सल्फेट के ऊपर नेगेटिव और सोडियम के ऊपर बच्चे पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव और बेरियम के ऊपर बेटा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों दिया बेटा? अभी तो बताया है जितने मेटल है उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव लगा देना और जितने नॉन मेटल है उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव लगा देना, ठीक है। अब आपको क्या कराना है, आयंस का एक्सचेंज। जब आयंस का एक्सचेंज कराओगे तो इस पॉजिटिव के साथ कौन आएगा, नेगेटिव वाला, यानी कि बेटा फॉर्मेशन होगी BaSO4। और ध्यान रखना बेटा BaSO4 बेसिकली एक अनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है और यही आपकी क्या है बेटा PPT, समझ आया। और साथ में बेटा आपका क्या बनेगा बेटा, आपकी क्लोरीन किसके साथ जाएगी, सोडियम के साथ, साथ में क्या बनेगा बेटा NaCl। क्या बेटा आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्लियर आउट हुई? क्या आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ? कोई भी इश्यूज है तो कमेंट में जरूर लिखना कि आपको क्या दिक्कत है, कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, ठीक है बच्चों। अगर बेटा आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी ऑफलाइन क्वेरी के लिए डाउट हो या फिर बच्चे 1-to-1 काउंसलिंग अगर आपको करनी है तो हमने अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, एक बार चेकआउट जरूर आके करना। आप जहां भी रहिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस आई रक्षित फ्रॉम लक्ष्य 360 बाय।